कुमुदपुर की राजकुमारी चित्रलेखा घने जंगल में अपने सैनिक के साथ खड़ी हुई थी। राजकुमारी, देखिए, हमें वापस चलना चाहिए। कुछ देर बाद शाम हो जाएगी। हम जंगल की गहराई में आ चुके हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे लगा था कि जंगल की गहराई में कोई ढंग का शिकार मिल जाएगा, लेकिन आज शायद मेरी किस्मत में अच्छा शिकार लिखा ही नहीं था। इतना कहकर राजकुमारी चित्रलेखा इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था। छत्ते से शहद टपक रहा था। वो देखो, सामने कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। देखो, उसमें से शहद भी टपक रहा है। शहद देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, मेरे लिए उस छत्ते से शहद लेकर आओ। लेकिन राजकुमारी जी, जंगल में मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सुना है कि जंगल की मधुमक्खियां बहुत खतरनाक होती हैं। मेरे आदेश का पालन करो। सैनिक ना चाहते हुए भी वृक्ष के पास चला गया। वो एक छोटा सा कलश लेकर मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उसका हाथ छत्ते को छुआ, अगले ही पल छत्ते के भीतर से एक मधुमक्खी बाहर निकल आई। उस मधुमक्खी का आकार साधारण मधुमक्खी से बड़ा था। मधुमक्खी ने सैनिक के हाथ और पैर पर डंक मार दिया। सैनिक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। अरे, मर गया। मेरा हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगले ही पल वही मधुमक्खी राजकुमारी चित्रलेखा के चारों ओर मंडराने लगी। अगले ही पल मधुमक्खी रंग बिरंगी किरणों में बदलने लगी। मधुमक्खी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। वो स्त्री राजकुमारी चित्रलेखा को गौर से देखने लगी। मेरा नाम मधु है। कौन है तू? मेरा नाम चित्रलेखा है। मैं कुमुदपुर के राजा विक्रम की पुत्री हूँ। ये सुनते ही उस सुंदर स्त्री के चेहरे पर क्रोध की परछाइयां लहराने लगी। तो आखिरकार नियति राजा विक्रम के रक्त को यहाँ ले ही आई। इतना कहकर मधु ने राजकुमारी चित्रलेखा को पकड़ लिया। वो रंग बिरंगी किरणों में बदलते हुए सीधे मधुमक्खी के छत्ते में समा गई। सैनिक अपना दर्द भूल गया। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। हाँ, भगवान, ये कैसा दृश्य था। हाँ, मधुमक्खी एक स्त्री में बदल गई और राजकुमारी को पकड़कर छत्ते के अंदर ले गई। ये बात तुरंत राजा विक्रम को बतानी होगी। हाँ। सैनिक दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम अकेले सैनिक को देखकर चौंकते हुए बोला, क्या हुआ सैनिक? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? और तुम अकेले क्यों आए हो? राजकुमारी चित्रलेखा कहाँ है? महाराज, मेरे सामने मधुमक्खी एक सुंदर स्त्री में बदली और राजकुमारी को पकड़कर मधुमक्खी के छत्ते में ले गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, इसीलिए मैं भागा भागा आया। ये क्या बकवास है? मुझे बताओ, वो मधुमक्खी का छत्ता जंगल के किस स्थान पर है? हम उसे जड़ से नष्ट कर देंगे। हमें हमारी राजकुमारी वापस चाहिए। चलो। सैनिक कुछ बोलने ही वाला था। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा विक्रम ने दूसरे सैनिकों को बुलाया। बेहोश सैनिक को वैद्य की झोपड़ी में ले जाया गया। वैद्य ने सैनिक का उपचार किया।
कुछ देर बाद सैनिक को होश आया। उसी समय राजा विक्रम वहां पहुंचा। क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी सर्प ने काटा था क्या? नहीं वैद्य जी, मुझे मधुमक्खी ने काटा था। हाँ, अब तुम्हें होश आ गया। बताओ, वो मधुमक्खी का छत्ता जंगल में कहाँ था? बोलो। सैनिक गहरी सोच में डूब गया। महाराज, महाराज मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं कि वो छत्ता जंगल के स्थान पर था। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? वैद्य ने राजा विक्रम की ओर देखा। महाराज, ये सत्य कह रहा है। इसके शरीर से मैंने विष निकाला है। यदि इसे मधुमक्खी ने काटा है तो वो साधारण मधुमक्खी नहीं थी। उस विष का प्रभाव बहुत विचित्र है। मुझे लगता है इस विष के कारण इसके मस्तिष्क के उस स्थान की स्मृति मिट गई है। ये उस स्थान को भूल चुका है। ये कैसे संभव है वैद्य जी? कैसे संभव है ये? शांत शांत महाराज, कुछ विष बड़े ही विचित्र होते हैं। ऐसा होता है। राजा विक्रम ने सैनिक की ओर देखा। हाँ, ठीक है। याद करने की कोशिश करते रहो। जब तुम्हें याद आए तो हमें बताना। समय कुछ दिनों तक यूं ही बीतता चला गया, लेकिन सैनिक चाहकर भी कुछ याद नहीं कर पाया। राजा विक्रम पूरी तरह परेशान हो गया। एक दिन वो अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, जाओ किसी साधु या संत को बुलाकर लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में ये जानना है कि वो मधुमक्खी का छत्ता जंगल में किस स्थान पर है। समय बीतता जा रहा है, हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। न जाने हमारी पुत्री चित्रलेखा किस हाल में होगी। जाओ। मंत्री सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद कई साधु संत महल में आए, लेकिन कोई भी मधुमक्खी के छत्ते का रहस्य नहीं जान पाया। किसी की तंत्र मंत्र की शक्ति भी उसका पता नहीं लगा सकी। राजा विक्रम निराश होकर महल के बगीचे में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमारी पुत्री चित्रलेखा। अरे धिक्कार है हमारे राजा होने पर। किस काम के हम राजा, जो अभी तक अपनी पुत्री का पता भी नहीं लगा पाए। किस काम के हम राजा। हाँ। तभी वहां राजा विक्रम का इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन आ गया। पिताजी क्या बात है? जैसे ही मैं महल पहुंचा, मुझे पता चला कि हमारी बहन चित्रलेखा का अपहरण हो गया। ये कैसी बातें मेरे कानों में पड़ रही हैं पिताजी? क्या बात है? राजा विक्रम ने कांपते होठों से सारी घटना राजकुमार अर्जुन को बताई। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ओह, फिर तो वो अवश्य ही कोई साधारण मधुमक्खी का छत्ता नहीं होगा पिताश्री, और ना ही वो कोई साधारण मधुमक्खी होगी। जरूर वो कोई मायावी छत्ता है। खैर, लेकिन जो भी हो पिताजी, मैं अपनी बहन का पता लगा कर रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन कैसे मेरे बेटे? हमने कई साधु संत बुलवाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं। शांत हो जाइए पिताजी, मैं हूं। अगर कोई कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। मैं तभी लौटूंगा पिताश्री जब मेरे साथ मेरी बहन होगी, और मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन वहां से चला गया। राजकुमार अर्जुन घोड़े पर सवार हुआ।
उसने अपना घोड़ा घने जंगलों की ओर दौड़ा दिया। कई दिनों तक वो जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। थक हारकर राजकुमार अर्जुन जंगल की गहराई में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो रो पड़ा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। क्या मैं अपनी बहन को अब कभी नहीं देख पाऊंगा। चित्रलेखा, चित्रलेखा, कहाँ चली गई तू, कहाँ चली गई। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मधुपुरी है, यहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है। कौन हो तुम? राजकुमार अर्जुन चौंक गया। वो पीछे पलटा। उसके सामने एक साधु खड़ा था। प्रणाम साधु महाराज। लेकिन साधु महाराज, ये तो घना जंगल है। आप किस मधुपुरी की बात कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई नगर जैसा या कोई कुछ भी ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। ये तो जंगल है। साधु रहस्यमय अंदाज में राजकुमार अर्जुन के पास आया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये घना जंगल ही है। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ किस कार्य से आए हो? राजकुमार अर्जुन ने सारी घटना साधु को बता दी। सारी बात सुनने के बाद साधु गहरी सोच में डूब गया। तो तुम मधुमक्खी के छत्ते की तलाश में यहाँ आए हो। ठीक है, तुम सही जगह पर हो, पर वो छत्ता तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वो मायावी मधुमक्खी का छत्ता है, और जिस मधुमक्खी ने तुम्हारी बहन का अपहरण किया है, उसने ये जानबूझकर किया है। वो छत्ता श्रापित है। राजकुमार अर्जुन चौंक गया। और उस छत्ते को श्रापित करने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता राजा विक्रम हैं। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज? मेरे पिताश्री महाराज विक्रम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर तुम उस मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें एक कड़ा ढूंढना होगा। वो कड़ा इसी जंगल की झाड़ियों में कहीं छिपा है। जब तुम उस कड़े को ढूंढ लोगे, तो मधुमक्खी के छत्ते तक अपने आप पहुंच जाओगे। राजकुमार अर्जुन और भी हैरान हो गया। वो कड़ा किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता का है, जिसे वो वर्षों पहले यहां भूल गए थे। क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब भूल गए थे मतलब? जब कड़ा मिल जाएगा, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। हाँ, मुझे उस कड़े को हर हाल में ढूंढना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने मधुमक्खी के छत्ते की बजाय कड़े की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद जंगल की गहराई में झाड़ियों के बीच अर्जुन को एक बहुत पुराना कड़ा दिखाई दिया। राजकुमार अर्जुन ने जैसे ही उस कड़े को उठाया, वो चौंक गया। ये तो शाही कड़ा है। लगता है साधु महाराज सही कह रहे थे। अगले ही पल कुछ मधुमक्खियां अर्जुन के चारों ओर मंडराने लगी। वो मधुमक्खियां उड़ती हुई एक वृक्ष की ओर चली गईं। राजकुमार अर्जुन की नजर जैसे ही उस वृक्ष पर पड़ी, वो चौंक गया। वृक्ष पर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा था।
लगता है यही है वो मधुमक्खी का छत्ता जिसकी मैं तलाश कर रहा था। राजकुमार अर्जुन ने कड़ा हाथ में लिया और धीरे धीरे छत्ते के पास पहुंचा। वो छत्ते को ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों में बदलते हुए मधुमक्खी के छत्ते के भीतर समा गया। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन एक सुंदर नगर में आ गिरा, जैसे किसी ने उसे ऊंचाई से फेंक दिया हो। अरे ये क्या? मैं तो मधुमक्खी के छत्ते को देख रहा था और मैं यहां कैसे आ गया? ओ, इसका मतलब ये नगर मधुमक्खी के छत्ते के भीतर है। अवश्य ही ये कोई जादुई नगर है। राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे नगर में आगे बढ़ने लगा। अर्जुन ने देखा कि नगर के लोग मनुष्यों की तरह दिखाई दे रहे थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी उसकी नजर एक भव्य महल पर पड़ी। राजकुमार अर्जुन महल की ओर बढ़ गया। महल के भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन की नजर राज दरबार पर पड़ी। सिंहासन पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। तुम इस मायावी नगर के नहीं लगते। कौन हो तुम? मैं कुदुमपुर का राजकुमार अर्जुन हूं। मेरी बहन का अपहरण हुआ है। मैं उसे खोजने आया हूं। तुम कौन हो? अर्जुन की बात सुनकर उस स्त्री के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। मेरा नाम मधु है, तो इसका मतलब तुम भी राजा विक्रम के पुत्र हो। हाँ, तुम्हारी बहन मेरे ही कब्जे में है और उसका अपहरण मैंने ही किया है। मधु सिंहासन से उठकर खड़ी हो गई। हमारा ये नगर मधुपुरी आज जो मधुमक्खी के छत्ते में कैद है, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता राजा विक्रम हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पूरी बात बताओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हमारा ये नगर जंगल में था। हम बाहरी मनुष्यों से कोई मतलब नहीं रखते थे, लेकिन हम दयालु थे और सभी की मदद करते थे। लेकिन तुम्हारे पिता की वजह से मधुपुरी की देवी ने हमें श्राप दे दिया और हमारे पूरे समुदाय को मधुमक्खी के छत्ते के भीतर कैद कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पूरी बात बताओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मधु ने अर्जुन की ओर देखा। तो सुनो। कुछ वर्ष पहले मधुपुरी घने जंगल के बीच बसी हुई थी। एक दिन मधु मंदिर के लिए फूल तोड़ने जंगल गई। तभी उसकी नजर एक घायल पुरुष पर पड़ी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। हे भगवान, लगता है किसी जंगली चीते ने हमला किया है। अगर इसका उपचार नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। मधु उस व्यक्ति को सहारा देकर मधुपुरी ले आई। मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ, ये हमारे रहस्य को बाहर किसी को नहीं बताएगा। कुछ दिनों बाद वो होश में आ गया। अब मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे महल में हो। तुम कौन हो? हमारा नाम राजा विक्रम है। हम कुदुमपुर के राजा हैं। मधु मुस्कुराई। ये मधुपुरी है। मैं इस नगर की रानी हूँ। हमारे यहाँ रानियां शासन करती हैं, राजा नहीं होते। ओ, तो इसका मतलब मधुपुरी कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम इसका रहस्य अपनी दुनिया में किसी को नहीं बताओगे। राजा विक्रम मुस्कुराया। हाँ, हम इसका रहस्य किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, हमारी एक शर्त है। मधु चौंक गई। कौन सी शर्त? हमें मधुपुरी घुमाओ, यहाँ के लोगों से मिलवाओ और अपने कुछ रहस्य और चमत्कार भी तो दिखाओ। थोड़ा
हमें भी यहाँ पता चले कि क्या है। क्यों नहीं, तुम हमारे अतिथि हो और अतिथि की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। मधु राजा विक्रम को मधुपुरी घुमाने लगी। राजा विक्रम सुंदर घरों और वहां के लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर बाद मधु राजा विक्रम को एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां हर वृक्ष पर मधुमक्खी के छत्ते बने हुए थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, यहाँ हर घर और हर वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता क्यों है? और ये मधुमक्खियां किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती? ये क्या चक्कर है? यही तो रहस्य है। हम सब शुद्ध शहद निकालते हैं और मधुपुरी का शहद चमत्कारी होता है। मधु राजा विक्रम को एक वृक्ष के पास ले गई जहां से शहद टपक रहा था। ये शहद साधारण नहीं है। जो इसे पीता है उस पर उम्र का असर नहीं होता। अब मुझे देखो और बताओ, मेरी उम्र कितनी लगती है? 20 या अधिक से अधिक 25 वर्ष। नहीं, मेरी आयु पूरे 300 वर्ष है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। क्या बात कर रही हो? ये कैसे संभव है? इसी शहद की वजह से इसे पीने वाला सदा जवान रहता है। हो, तो फिर हमें भी ये शहद पिला दो। नहीं, देवी की अनुमति के बिना हम किसी मनुष्य को ये शहद नहीं पिला सकते। क्या बात कर रही हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? हम आधे मनुष्य हैं। हमारे शरीर में आधा रक्त मधुमक्खी का है। तुम पूर्ण मनुष्य हो। राजा विक्रम के मन में लालच पैदा हो गया। राजा विक्रम ने अचानक कलश मधु के हाथ से छीन लिया। राजा विक्रम भागने लगा। मधु उसके पीछे दौड़ी। रुक जाओ विक्रम, सीमा से बाहर निकलते ही ये शहद तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसकी शक्ति केवल मधुपुरी में है। राजा विक्रम क्रोधित हो गया। तो ठीक है, अगली बार हम सेना लेकर आएंगे। इस वृक्ष पर भी हमारा अधिकार होगा और इस शहद पर भी, और इसे पीकर हम कभी बूढ़े नहीं होंगे और पूरे संसार में राज करेंगे, राज। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चला गया। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। रंग बिरंगी रोशनी में देवी प्रकट हो गई। मूर्ख, तुझे पता था मनुष्य कितना लालची होता है, फिर भी तूने उसका उपचार किया और मधुपुरी का रहस्य उसे बता दिया। मधु देवी के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, इस मधुपुरी को श्रापित करना ही इसकी भलाई है। ये नगर तभी मुक्त होगा जब राजा विक्रम स्वयं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रगों में राजा विक्रम का रक्त बह रहा हो, यहाँ आकर सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करेगा और वचन देगा कि रहस्य बाहर नहीं जाएगा। रंग बिरंगी रोशनी में देवी अदृश्य हो गई। पूरा मधुपुरी सिमटकर मधुमक्खी के छत्ते में कैद हो गया। ये सब सुनकर राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गया। समझ गया, समझ गया। मेरे पिता के लालच का दंड तुम सब ने भोगा। देखो, मैं उन्हीं का पुत्र हूं और मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूं। इतना आसान नहीं, तुम्हें देवी के पास जाना होगा। तो ठीक है ना, मुझे वहां ले चलो। चलो। मधु अर्जुन को एक घने वृक्ष के पास ले गई जहां मधुमक्खी का छत्ता लटका था। देवी प्रकट हो। छत्ते से काला धुआं निकला और वो एक सुंदर स्त्री में बदल गया। तो तुम राजा विक्रम के पुत्र हो। हे देवी, मैं अपने पिता की ओर से क्षमा मांगता हूं। मैं वचन देता हूं कि मधुपुरी का रहस्य कभी किसी को नहीं बताऊंगा। वचन नहीं, बलिदान देना होगा। तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। तुम्हारी बहन सुरक्षित महल पहुंचा दी जाएगी
पर उसे यहाँ की याद नहीं रहेगी। राजकुमार अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, ठीक है, मुझे स्वीकार है। देवी मुस्कुराई। ये तुम्हारी परीक्षा थी। तभी रंग बिरंगी रोशनी में राजकुमारी चित्रलेखा प्रकट हो गई। भाई को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेज प्रकाश के साथ मधुमक्खी का छत्ता फटा। घने जंगल की जगह फिर से मधुपुरी प्रकट हो गई। मधु समझ गई कि उसका जादुई नगर मुक्त हो चुका है। अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। किसी को मत बताना कि मधुपुरी कैसे मुक्त हुई, ताकि फिर कोई मनुष्य लालच में ना पड़े। मैं वचन देता हूँ। मैं भी वचन देती हूँ। अर्जुन अपनी बहन को लेकर वहां से चला गया। उसने जीवन भर ये रहस्य किसी को नहीं बताया कि पृथ्वी पर कभी मधुपुरी नाम का एक जादुई समुदाय भी था। कुमुदपुर की राजकुमारी चित्रलेखा घने जंगल में अपने सैनिक के साथ खड़ी हुई थी। राजकुमारी, देखिए, हमें वापस चलना चाहिए। कुछ देर बाद शाम हो जाएगी। हम जंगल की गहराई में आ चुके हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे लगा था कि जंगल की गहराई में कोई ढंग का शिकार मिल जाएगा, लेकिन आज शायद मेरी किस्मत में अच्छा शिकार लिखा ही नहीं था। इतना कहकर राजकुमारी चित्रलेखा इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था। छत्ते से शहद टपक रहा था। वो देखो, सामने कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। देखो, उसमें से शहद भी टपक रहा है। शहद देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, मेरे लिए उस छत्ते से शहद लेकर आओ। लेकिन राजकुमारी जी, जंगल में मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सुना है कि जंगल की मधुमक्खियां बहुत खतरनाक होती हैं। मेरे आदेश का पालन करो। सैनिक ना चाहते हुए भी वृक्ष के पास चला गया। वो एक छोटा सा कलश लेकर मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उसका हाथ छत्ते को छुआ, अगले ही पल छत्ते के भीतर से एक मधुमक्खी बाहर निकल आई। उस मधुमक्खी का आकार साधारण मधुमक्खी से बड़ा था। मधुमक्खी ने सैनिक के हाथ और पैर पर डंक मार दिया। सैनिक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। अरे रे 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 रे, मर गया। मेरा हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा है। रे 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 रे। आ आ आ आ आ आ आ। अगले ही पल वही मधुमक्खी राजकुमारी चित्रलेखा के चारों ओर मंडराने लगी। अगले ही पल मधुमक्खी रंग बिरंगी किरणों में बदलने लगी। मधुमक्खी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। वो स्त्री राजकुमारी चंद्रलेखा को गौर से देखने लगी। मेरा नाम मधु है। कौन है तू? मेरा नाम चित्रलेखा है। मैं कुमुदपुर के राजा विक्रम की पुत्री हूँ। ये सुनते ही उस सुंदर स्त्री के चेहरे पर क्रोध की परछाइयां लहराने लगीं। तो आखिरकार नियति राजा विक्रम के रक्त को यहाँ ले ही आई। इतना कहकर मधु ने राजकुमारी चित्रलेखा को पकड़ लिया। वो रंग बिरंगी किरणों में बदलते हुए सीधे मधुमक्खी के छत्ते में समा गई। सैनिक अपना दर्द भूल गया। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। हाँ, भगवान, ये कैसा दृश्य था। हाँ, मधुमक्खी एक स्त्री में बदल गई और राजकुमारी को पकड़कर छत्ते के अंदर ले गई। ये बात तुरंत राजा विक्रम को बतानी होगी। हाँ। सैनिक दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा।